नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स पर। इस वीडियो में हम लोग ऑटोमोबाइल संबंधित जनरल प्रश्नों के भाग 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 भाग आपके अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें। तो फिर शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, स्टील की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से मुख्य माध्यम क्या है? उसे भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, उपलों की राख में दबाकर ठंडा करना, बुझे हुए चूने में दबाकर ठंडा करना या फिर सूखी रेत में दबाकर ठंडा करना। तो कैसे करते हैं हम लोग? उसे भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना। ठीक है, अगला देखते हैं। स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग, अच्छा ऊपर था स्टील की एनीलिंग, नीचे है स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग करने का निम्न में से कौन सा माध्यम है? उसे भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, कमरे के तापमान से ठंडा करना, पानी में ठंडा करना या फिर तेल में ठंडा करना। तो स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग क्या करते हैं? कमरे के तापमान में ठंडा करना। ध्यान रखिएगा, ऊपर स्टील था तो हमने क्या किया? उसे भट्टी की राख में दबाकर ठंडा किया। यहाँ पर क्या होगा? कमरे के तापमान से ठंडा करना। अगला देखते हैं। तांबा यानी कि कॉपर की एनीलिंग के लिए उचित तापमान है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 से 750, 800 से 850, 300 से 450। तो कौन सा सही होगा? 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, ड्यूरेलुमिन की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से एनीलिंग तापमान होना चाहिए 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 480 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 300 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर है 480 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी ऑप्शन। अगला है आपका, एल्यूमिनियम की एनीलिंग करने के लिए उचित तापमान होना चाहिए 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड, 480 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एल्यूमिनियम की एनीलिंग करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 300 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी ऑप्शन। निम्न में से वह कौन सा धातु है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? पहला है मिश्रित इस्पात, फिर लो कार्बन इस्पात, मृदु इस्पात या फिर ढलवा लोहा। तो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर हो जाए वो होता है ढलवा लोहा। देखते हैं। उष्मा उपचार की वह विधि जिसमें कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग की जाती है क्या कहलाती है? इंडक्शन हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग या फिर गैस साइनाइडिंग। इसको बोलते हैं हम फ्लेम हार्डनिंग, यानी सी ऑप्शन। नाइट्राइडिंग विधि द्वारा निम्न में से किस धातु की चमड़ी को सख्त किया जाता है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। तो नाइट्राइडिंग विधि से किस धातु की चमड़ी को सख्त करते हैं हम लोग? एलॉय स्टील की। अगला देखते हैं। नाइट्राइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है? ब्लास्ट फर्नेस, मफल फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस या फिर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो सही उत्तर है मफल फर्नेस। अगला देखते हैं। केस हार्डनिंग की किस विधि द्वारा अधिकतम 12 mm से 15 mm तक गहराई तक हार्डनिंग की जा सकती है? फ्लेम हार्डनिंग विधि, नाइट्राइडिंग विधि, पैक कार्बोराइजिंग विधि या फिर साइनाइडिंग विधि। तो सही उत्तर है आपका फ्लेम हार्डनिंग विधि। अगला देखते हैं। बहु उत्पादन में एक ही साइज व आकार के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग निम्न में से किस विधि द्वारा की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग, पैक कार्बोराइजिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या फिर साइनाइडिंग। सही उत्तर है आपका इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। उष्मा उपचार को किस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय पपड़ी रहित सरफेस प्राप्त होती है? फ्लेम हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या फिर पैक कार्बोराइजिंग। सही उत्तर है इंडक्शन हार्डनिंग। अगला देखते हैं।
इंडक्शन हार्डनिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय निम्न में से कौन सा दोष आता है? हार्डनेस की गहराई और तापमान नियंत्रित रहता है, या फिर डिस्टार्शन दोष नहीं आता, सतह पर पपड़ी नहीं बनती है, या फिर वर्कपीस क्रैक हो सकता है। तो कौन सा दोष आता है? वर्कपीस क्रैक हो सकता है। अगला देखते हैं, फ्लेम हार्डनिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, अमोनिया व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व एसिटिलीन, हाइड्रोजन व एसिटिलीन। तो किस गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड व सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है? साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, गैस कार्बोराइजिंग, या फिर पैक कार्बोराइजिंग। तो इसको क्या कहते हैं हम? साइनाइडिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से नॉर्मलाइजिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना, बेडिंग से प्रभावित धातु को तनाव मुक्त करना, यांत्रिक गुणों को सुधारने या बढ़ाने के लिए, या फिर स्टील को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए। तो नॉर्मलाइजिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा गया, तो आंसर होगा डी, स्टील को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए। अगला देखते हैं, नॉर्मलाइजिंग करने के लिए स्टील को किस तापमान तक गर्म किया जाता है? अपर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर, या फिर अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर, या फिर है ए और बी में से कोई नहीं, ए और बी में से कोई एक। तो कौन सा आंसर सही है? या देखिए, हम या तो ये कर सकते हैं कि अपर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर करें, या अधिक तापमान से, यानी कि कोई ऊपर में से कोई एक। अगला देखते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर द्वारा निम्न में से किस तापमान तक फर्नेस का तापमान मापा जा सकता है? केवल 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, या फिर 1200 डिग्री तापमान तक। तो किसके द्वारा करते हैं? 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला है, इस्पात में वांछित गुणों की प्राप्ति हेतु उसकी संरचना में परिवर्तन के लिए तप्त एवं शीतलन प्रक्रिया का नाम है? कठोरीकरण, एनिलिंग, सामान्यीकरण, या फिर टेम्परिंग। इसका आंसर होगा सामान्यीकरण। अगला देखते हैं, कार्बन प्रतिशतता के अनुसार इस्पात को उचित तापक्रम तक तप्त करने तथा काफ़ी समय तक उसे तापक्रम पर रखने और फिर धीरे धीरे ठंडा करके सामान्य तापक्रम तक लाने की प्रक्रिया का नाम है? अनिलन, कठोरीकरण, सामान्यीकरण, या फिर टेम्परिंग। राइट आंसर इज अनिलन, यानी ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, अनिलन का मुख्य उद्देश्य है कठोरता में वृद्धि करना, चिमड़ापन में वृद्धि करना, मशीनन योग्यता सुधारना, या फिर विकृति दूर करना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि मशीनन योग्यता सुधारे। अगला देखते हैं, महीन ग्रेन से बनी संरचना को समरूपता देने में सहायक तथा धातु के यांत्रिक गुणों में सुधार लाने में सहायक प्रक्रम का नाम है? टेम्परिंग, अनिलपन, कठोरीकरण, या फिर सामान्यीकरण। तो सही उत्तर है सामान्यीकरण। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्बन व आयरन एलॉय है जो मिश्रित रूप से होता है? इस्पात, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, या फिर कच्चा लोहा। तो मिश्रित रूप से कौन होता है? इस्पात होता है। अगला, ठोस घोल रूप में लोहे में घुलित कार्बन को क्या कहा जाता है? सीमेंटाइट, फेराइट, पियरलाइट, या फिर आस्टेनाइट। तो इसको हम कहते हैं आस्टेनाइट। अगला देखते हैं, कार्बन एवं आयरन के रासायनिक यौगिक को कहते हैं? फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, या फिर ऑस्टेनाइट। तो कार्बन एवं आयरन के रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? सीमेंटाइट। अगला देखिए, सीमेंटाइट तथा फोराइट मिलकर इस्पात में युक्त संरचना बनाते हैं जिसका नाम है? मार्टेनसाइट, एलॉय इस्पात, आस्टेनाइट, या फिर पियरलाइट। तो आंसर है इसका पियरलाइट। अगला देखते हैं, इस्पात में कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं? सामर्थ्य में कमी,
कठोरता में वृद्धि, सामर्थ्य में वृद्धि या फिर तन्यता में वृद्धि। तो अगर कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कठोरता में वृद्धि। अगला देखते हैं। पियरलाइट में फेराइट एवं सीमेंटाइट दोनों के अच्छे गुण होते हैं। इस कारण 83% कार्बन मिलने तक इस्पात में कुछ गुण बढ़ जाते हैं। यह कौन सा गुण है? कठोरता, सामर्थ्य, तन्यता, आघात, वर्ध्यता। तो इससे क्या होता है? सामर्थ्य बढ़ जाती है। और देखते हैं, निम्न में थर्मोप्लास्टिन कौन सा है? फिनोलिक्स, एमिनो, एक्रिलिक रेसिन या फिर पॉलिस्टर रेसिन। तो थर्मोप्लास्टिन कौन है? एक्रिलिक रेसिन। अगला देखते हैं, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वर्ग में निम्न में से क्या है? सेल्यूलोसिक, इपॉक्सी, नायलॉन या फिर पॉलीथीन। तो सही उत्तर होगा बी वाला, इपॉक्सी। निम्न में से किस सतह कठोरन में धातु की सतह पपड़ी से मुक्त रहती है? तो आपका पहला ऑप्शन है कास्ट कठोरन, नाइट्राइडिंग, ज्वाला कठोरन या फिर प्रेरण कठोरन। सही उत्तर होगा आपका प्रेरण कठोरन। अगला देखते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग विधि में स्केल बी में लगाया गया अधिकतम लोड निम्न में से कितना है? 100 kgf, 150 kgf, 300 kgf या 120 kgf। तो कितना होगा आपका? 100 kgf। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मटेरियल पर स्क्रैच यानी खरोंच या डेंट के कारण लगा प्रतिरोध उसके निम्न के कारण होता है? मेलिएबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी या फिर हार्डनेस। तो क्या होता है? सही उत्तर होगा इसका हार्डनेस। देखते हैं, ध्यान से लिया गया माइनर तथा मेजर लोड के बीच रीडिंग का अंतर कहलाता है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, शोर विधि टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट या विकर्स हार्डनेस टेस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। अगला प्रश्न है, इंडेंटेशन टूल पर विशिष्ट समय में लगा लोड का उपयोग निम्न होता है? ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट, शोर विधि टेस्ट या फिर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो सही उत्तर है ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट, ए ऑप्शन। अगला है, इंडेंटेशन टूल पर विशिष्ट समय में लगा लोड का उपयोग निम्न होता है? न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, केजी प्रति एमएम स्क्वायर, न्यूटन टू मीटर, केजी इंटू मीटर। तो क्या होता है? न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर। अगला देखते हैं, पृष्ठ कठोरन के लिए प्रथम अवस्था कार्बन व्यापन है। कार्बन व्यापन से तात्पर्य है इस्पात खंड का कार्बन प्रतिशत बढ़ाना, इस्पात खंड के कोर का कार्बन प्रतिशत घटाना, इस्पात खंड के पृष्ठ का कार्बन प्रतिशत बढ़ाना या फिर इस्पात खंड का कार्बन प्रतिशत बढ़ाना। तो कौन सा सही है? इस्पात खंड के पृष्ठ का कार्बन प्रतिशत बढ़ाना। अगला है, एनीलिंग का अच्छा परिणाम लाने के लिए स्टील के गर्म किए हुए पीस को ठंडा किया जाता है। ताप की सप्लाई को स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे, या पीस को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर, पीस को फर्नेस से निकालकर हवा के प्रभाव में रखकर, पीस को फर्नेस से निकालकर पानी के भरे टैंक में डुबोकर। तो ये ध्यान रखिएगा, एनीलिंग का अच्छा परिणाम कब मिलेगा? जब पीस फर्नेस में ही उसमें ही रहे, बाहर नहीं निकालना है। ताप की सप्लाई को स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे, यानी ए ऑप्शन सही है। लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाद में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम साइनाइड या फिर बेरियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है दोस्तों सोडियम सल्फेट, बी ऑप्शन। अगला है, केस हार्डनिंग के लिए पहला चरण कार्बोराइजिंग होता है। कार्बोराइजिंग करने का क्या लाभ है? पहला है, स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, पीस के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना, सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना या फिर स्टील के पास की कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। तो क्या होता है? सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना।
अगला प्रश्न, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली क्रिया को कहते हैं? हार्डनिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर टेम्परिंग। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मलाइजिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इतना ही है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। धन्यवाद।